नमस्कार साथियों, दी लर्न बुक पर आपका स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है एंगल यानी कि कोण। ठीक, कोण में हम पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम किन टॉपिक्स को लेकर के चलेंगे इस लेसन में। तो इस लेसन में हम इन बिंदुओं को कवर करेंगे। तो हमारे इन प्रमुख बिंदुओं में सबसे पहला बिंदु है, और फिर रेखा, और फिर रेखाखंड और किरण। क्योंकि जब हम कोण पढ़ने चल रहे हैं तो कोण के पहले की चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा जो बेसिक्स हैं उनके बारे में एक हमारे दिमाग में लेआउट होना चाहिए, तभी हमें चीज़ें समझ में आएंगी। और फिर हम अपने प्रकरण पे आएंगे। कोण क्या होते हैं, कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार और कुछ विशेष नियम कोणों से संबंधित, कुछ विशेष नियम। ठीक, तो इतने पॉइंट्स को हम इस लेसन में कवर करेंगे। सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को यहीं पे आपका क्लियर कर देते हैं। जैसे कि बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण क्या होते हैं। ठीक, इन चीज़ों को हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो बिंदु टर्म है मैथमेटिक्स में, बिंदु अभी अपरिभाषित है। जो बिंदु है, इस बिंदु को मैथमेटिकल टर्म में अभी अपरिभाषित माना गया है। अपरिभाषित। ठीक, बिंदु से आप लोग परिचित होंगे। ये होता है बिंदु को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसको अभी अपरिभाषित रखा गया है। रेखा, बिंदु की ही तरह रेखा भी अपरिभाषित है। बिंदु की ही तरह रेखा भी अपरिभाषित है। ठीक है, लेकिन रेखा को हम कह सकते हैं कि बिंदुओं का समुच्चय या बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। ठीक है, कई बिंदुओं के मिलाने से हमें एक जो ज्यामितीय आकृति प्राप्त होती है उसे हम रेखा कहते सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको कहेंगे कि बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं। ठीक है, कई बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें एक रेखा मिलेगी, और इस तरह से हम बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं। सरल रेखा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सरल रेखा, देखिए, जो सरल रेखा होती है, सरल रेखा को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हमें बतानी हो एक रेखा है AB, ठीक, AB, तो हम इसको इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, AB, और इसके ऊपर ये जो है सरल रेखा का चिन्ह लगाएंगे, और ये जो है सरल रेखा AB, इस तरह से हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसके तुरंत बाद में हम देख लेते हैं किरण क्या होता है। ठीक, इसके हम तुरंत बाद देख लेते हैं कि किरण क्या होता है। अब देखिए, जो रेखा थी, रेखा में दोनों सिरे को अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। ये है रेखा। कौन सी रेखा? रेखा AB, एक सरल रेखा है AB। यही किरण में क्या होता है कि एक बिंदु स्थिर होता है, और दूसरे बिंदु को अनंत लंबाई तक हम बढ़ा सकते हैं, AB। तो यह एक किरण है। ठीक है, और इस किरण को हम
इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इस किरण को हम इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, यानी जब भी हम किरण लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये कोई P बिंदु है और ये कोई Q बिंदु है और ये PQ एक किरण है, तो हम लिखेंगे PQ और इस तरह लगाएंगे, तो ये हम समझेंगे कि PQ एक किरण है। ठीक, तो आप रेखा और किरण से परिचित हो गए। अभी हम देखते हैं रेखाखंड। रेखाखंड जहाँ जैसे कि जो शब्द हैं, इन शब्दों से ही स्पष्ट है कि कोई रेखा हो और उसका कोई एक टुकड़ा ले लिया जाए, तो उसी को हम बोलते हैं रेखाखंड। जैसे मान लो कि ये एक रेखा है AB और इससे हमने एक टुकड़ा काट के निकाल लिया PQ। ठीक है, तो ये जो PQ है ये हो गया रेखाखंड। समझ गए? यहाँ पे जो AB है ये तो हमारी हो गई रेखा, और इस रेखा से हमने एक रेखाखंड निकाला PQ, यानी एक इस रेखा से एक टुकड़े को हमने निकाल लिया, एक रेखाखंड निकला PQ। ठीक है, रेखाखंड को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जब हम PQ लिखेंगे और इसके ऊपर अगर ये ऐसा चिन्ह लगा देंगे तो यह इसका मतलब होता है कि यह PQ जो है यह रेखाखंड है। ठीक, तो ये PQ रेखाखंड है। इसके बाद में अच्छा, अब रेखाखंड की कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं। ठीक, क्योंकि सारी चीजें तो अपरिभाषित थी, लेकिन अब रेखाखंड को हमने परिभाषित कर लिया, तो रेखाखंड से संबंधित हम कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो रेखाखंड की प्रथम विशेषता यही है कि इसकी एक लंबाई होती है, यानी कि प्रत्येक रेखाखंड की एक लंबाई होती है। कोई भी रेखाखंड हो उसकी एक लंबाई होती है, प्रत्येक रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। निश्चित लंबाई होती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एक दो रेखाखंड AB और CD एक ही लंबाई के हों तो वह सर्वांगसम कहे जाते हैं। अगर कोई दो रेखाखंड हैं, एक रेखाखंड है AB और एक रेखाखंड है CD और ये दोनों समान लंबाई के हैं, तो हम इनको सर्वांगसम कहते हैं। और सर्वांगसम का चिन्ह होता है यह चिन्ह होता है सर्वांगसम का, सर्वांगसमता का यह चिन्ह होता है। ठीक, और अगर कोई दो रेखाखंड हैं जिनकी लंबाई समान है तो हम कहेंगे कि ये दोनों सर्वांगसम हैं। और इसी के विपरीत अगर कोई दो रेखाखंड सर्वांगसम है तो इसका मतलब कि इन दोनों की लंबाइयां बराबर हैं, यानी कि AB की लंबाई बराबर है CD के। ठीक, तो यहाँ पे दो प्रॉपर, अच्छा ये देखिए बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रश्नों में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वही प्रश्न भी आपका आसान हो जाएगा। और जब आप इन बेसिक्स बातों को नहीं जानेंगे तो आप एक आसान प्रश्न को भी कठिन समझेंगे और कठिन लगेगा भी। तो इन बेसिक्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर हमें उस सब्जेक्ट की बेसिक्स पता है, ठीक है, तो हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आनंद की अनुभूति होती है, हमें मज़ा आता है उस सब्जेक्ट को पढ़ने में। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट जो है उसका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो कोई भी अध्यापक मिल जाए, कैसा भी अच्छा पढ़ाने वाला अध्यापक मिल जाए और हम कितना भी मेहनत कर लें, हम जब तक बेसिक्स किसी का नहीं जानेंगे तब तक हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए कभी भी जनरल स्टडीज़ को पढ़ते हैं, हम GS पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं किसी भी प्रकार की, और हमें मान लो कि पढ़ना है भूगोल, और आप महोदय किसी से भी पता कर लीजिए, आप पूछेंगे कि सर हम भूगोल के लिए किस तरह से पढ़ाई करें, या इतिहास के लिए हम कैसे पढ़ें, या अर्थशास्त्र के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए हम कहाँ से पढ़ाई करें,
तो सभी लोग यही राय देंगे सबसे पहले कि सर आप पहले NCERT कवर कीजिए, और NCERT कहाँ से, क्लास 6 to 12, ठीक है, सारे सब्जेक्ट की 12 तक नहीं, लेकिन भूगोल और इतिहास की 12 तक और साइंस वगैरह की 10th तक। NCERT पढ़िए आप। NCERT क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप NCERT पढ़ते हैं किसी सब्जेक्ट की तो आपको वहाँ से उसकी बेसिक्स पता हो जाती हैं, ठीक है। अभी लेटेस्ट सिलेबस है NCERT का, जब आप उससे भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन भूगोल की बेसिक्स को आप वहाँ से अंडरस्टूड कर लेंगे, और फिर आप कोई भी एक अच्छी सी रेफरेंस बुक लेंगे और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, अच्छे से कवर कर लेंगे। लेकिन जब आप बेसिक्स क्लियर नहीं करेंगे तो आप कहेंगे कि भाई हम लूसेंट लॉ रट लें या लॉ कोई ऐसी किताब पढ़ें, बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ भी कर लेंगे वो मज़ा नहीं आएगा, आप उसको एक बोझ की तरह लेके चलेंगे। तो इसीलिए हम इतना आपको बताए। चलिए, तो हमारा जो है बेसिक था वो हमने कवर कर लिया। अब हम देखते हैं कि एंगल, कोण क्या होते हैं, ठीक, कोण क्या होते हैं। देखिए, कोण को हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब कोई दो किरणें एक ही बिंदु से शुरू होती हैं, जब कोई दो किरण एक ही बिंदु से शुरू होती हैं तो उनके बीच में कोण बनता है, ठीक है। जब कोई दो किरणें एक ही बिंदु से शुरू होती हैं तो उनके बीच में कोण बनता है। जैसे मान लो कि यहाँ से एक किरण चली, इस बिंदु से एक किरण चली A और इधर चली गई, ठीक, और एक किरण चली B, और इन दोनों के बीच में इधर जो कोण, एक छोटा वाला कोण बनेगा और एक बड़ा कोण बनेगा, ठीक है। हमने दोनों का अलग अलग नामकरण कर दिया, लेकिन इन दोनों के बीच में कोण बना, एक कोण बनता है, ठीक है। चाहे इधर का कोण लीजिए और चाहे बाहर का कोण लीजिए, एक कोण बना, ठीक है। तो कोणों के प्रकार को देखते हैं, कोणों के प्रकार। कोण को हम कुछ इस प्रकारों में भागते हैं। न्यून कोण, पहले देख लेते हैं कितने भागों में बांटते हैं, फिर इसके बाद में एक एक को एक्सप्लेन कर देंगे। न्यून कोण, समकोण। अच्छा देखिए, जो कोण का प्रकार हम बता रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं कि ये जो कोण दिया गया है इसके माप के आधार पर, ये कोण जो है, इस कोण का जिस तरह से माप होगा उसी के हिसाब से हम कोणों को बांटेंगे। जैसे अगर ये कोण 90 डिग्री से कम हुआ तो हम बोल दिए कि ये 90 डिग्री से कम है, यानी न्यून कोण है। और अगर यही कोण जो भी थीटा है या जो भी हो, अगर ये 90 के बराबर है तो यह समकोण हो जाता है। और अभी इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा और समझिए आप। फिर समकोण के बाद में हम बांटते हैं इसको अधिक कोण में, अधिक कोण। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, अगर आपको कहीं भी आवश्यकता लगे ऐसी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऋज कोण, और एक होता है प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण। प्रतिवर्ती कोण अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। तो ये तो हो गए कोण के प्रकार। कितने कोणों में बांटा हमने? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋज कोण और प्रतिवर्ती कोण। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण, अब इसको समझ लीजिए, जब भी आप त्रिभुज पढ़ेंगे तो इन सब की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। बहुत बेहतरीन ढंग से समझिए। न्यून कोण में क्या होता है कि जैसे कोई एक कोण है x, इस x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, 0 डिग्री सेल्सियस से
इस यक्स की वैल्यू बड़ी है और यह छोटी है 90 डिग्री से, तो इसको हम बोलते हैं कि यह न्यून कोण है। ठीक, अब ये हम थोड़ा मिस कर दिए, कोणों का मापन। कोणों का मापन, कोणों को हम सामान्यतः डिग्री में मापते हैं और या तो इसको रेडियन में मापते हैं। तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं कोण को, तो आप ये ध्यान दीजिए कि जब हम कोण के माप कुछ बताएंगे तो डिग्री का इस्तेमाल करेंगे या तो रेडियन का इस्तेमाल करेंगे, और ये दोनों टर्म हैं कोण के मापन। जैसे अगर भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो वहाँ पे बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक, दूरी का मात्रक मीटर होता है, ठीक, वजन का मात्रक किलोग्राम होता है। ऐसे ही कोण का मात्रक डिग्री या रेडियन होता है। ठीक, अब यहाँ समझिए कि न्यून कोण, पहला जो है हमारा कोण हो गया न्यून कोण। न्यून कोण आप समझ गए। न्यून कोण में क्या होता है कि जैसे कोई एंगल है, कोई एंगल x है, और इस कोण का मान अगर 0 से ज़्यादा और 90 से कम है तो हम बोलते हैं इसको कि न्यून कोण है। यह है न्यून कोण। दूसरा समकोण। समकोण क्या होता है? कोई एंगल है हमारा x, ठीक, और इस x का मान बराबर है 90 डिग्री के, तो यह समकोण होगा। इसको हम बोलेंगे समकोण। फिर इसके बाद में अधिक कोण देखते हैं। अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण कोई भी कोण x जिसको हम मान लेते हैं, अगर इस x की वैल्यू ज्यादा है 90 डिग्री से, कम है 180 डिग्री से, तो हम बोलते हैं इसको अधिक कोण। ठीक है, यानी कि अधिक कोण का मान 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम होगा, तो हम उसको बोलेंगे अधिक कोण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या था? अगला है ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होते हैं? देखिए, ऋजु कोण को हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, STR AIGST, स्ट्रेट ANGLE। इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल कुछ इस तरह से बनता है। अगर हम इस कोण का मान x बताएं तो स्ट्रेट एंगल ये बन गया, और स्ट्रेट एंगल में एक सीधी रेखा होती है और इसका मान होता है 180 डिग्री। अगर x का मान 180 अंश के बराबर है तो हम इसको ऋजु कोण, यह स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक, स्ट्रेट एंगल। और यह हमारा था चौथा नंबर। अगला देखते हैं। अगला होता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण यानी कि या रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रिफ्लेक्स एंगल। प्रतिवर्ती कोण को हम पुनरुक्त कोण भी बोलते हैं। तो वह कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक हो परंतु 360 अंश से कम हो। वह कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक हो परंतु 360 अंश से कम हो, इसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण किस तरह से बनेगा? प्रतिवर्ती कोण कुछ इस तरह से बनेगा।
यहाँ पे जो ये वाला कोण है इसको हम बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, ये समझने वाली बात है। अब यहीं पे अगर हम अंदर वाला कोण बताएं कि ये कौन सा कोण है, ये वाला एंगल, तो ये न्यून कोण है, यह न्यून कोण है। लेकिन जो इसका बाहरी वाला कोण, ये वाला जो हम x से दर्शा रहे हैं, यह प्रतिवर्ती कोण है। और प्रतिवर्ती कोण हमेशा 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है। 180 अंश से अधिक, 360 अंश से कम होता है। अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एक एक करके शुरुआत से। सबसे पहले हमने देखा न्यून कोण। न्यून कोण में क्या है कि उसमें कोण का मान 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है। ठीक। और समकोण में कोण का मान 90 अंश के बराबर होता है। अधिक कोण में कोण का मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है। और वहीं ऋज कोण में कोण का मान 180 अंश के बराबर होता है। और प्रतिवर्ती कोण में कोण का मान 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है। अब हम कोण के कुछ विशेष प्रकार को देखते हैं। कुछ विशेष प्रकार में क्या होते हैं कि एक एक करके हम देखते हैं इनको। कौन सा कलर लें, ये वाला सही रहेगा। पहला विशेष प्रकार में हम देखते हैं पूरक कोण। ब्लैक ही सही रहा। पूरक कोण। पूरक कोण को ही हम बोलते हैं अनुपूरक। कहीं पूरक लिखा होता है, कहीं अनुपूरक लिखा होता है, या कहीं इसी को हम बोलते हैं कोटिपूरक। इसको हम कोटिपूरक भी बोलते हैं। ज्यादातर कोटिपूरक ही लिखा मिलेगा आपको। पूरक कोण या अनुपूरक कोण या कोटिपूरक कोण, ये क्या होते हैं? देखिए, जब दो कोणों की मापों का जोड़ 90 अंश हो तो वह परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक। जैसे कोई एंगल है, पहले अलग अलग बना के समझाएं। देखिए, कोई एंगल x है और कोई एंगल y है। ठीक है, ये दो एंगल हैं और ये दोनों आपस में इनका योग है 90 अंश के बराबर। ठीक है, यानी अगर x और y को जोड़ दिया जाए, x और y को जोड़ दिया जाए तो यह बराबर हो जाए 90 अंश के, तो हम बोलते हैं कि ये दोनों आपस में कोटिपूरक कोण है, या पूरक कोण है, या अनुपूरक कोण है। तो जब दो कोणों का आपस में योग 90 अंश हो तो हम उनको पूरक या कोटिपूरक या अनुपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सा टर्म है, आप लोग इसको समझ लीजिए। जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो हम उसको बोलेंगे कि वह आपस में कोटिपूरक कोण है। इसके बाद में एक कोण होते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण, जब दो कोणों के माप या दो कोणों के मापों का योग 180 अंश हो जाए तो हम उन्हें संपूरक कोण बोलते हैं।
जैसे एक कोण है x और एक दूसरा कोण है आपका y, और अगर इन दोनों कोणों को जोड़ा जाए और इनका योग 180 अंश के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि ये आपस में समपूरक कोण है। क्या है? कौन से कोण है? समपूरक। ठीक, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये यहाँ पे एक हम बना दें, ये अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा। तो जब दो कोणों के मापों का योग 180 अंश के बराबर हो तो वे दोनों आपस में समपूरक होते हैं। ठीक, तो ये इस तरह से कुछ है। जब दो कोणों को हम जोड़ दें और उनका योग 180 अंश के बराबर हो जाए तो हम उन्हें समपूरक कोण कहेंगे। तो कोणों के प्रकार में बस इतने ही होते हैं। ठीक, और कुछ विशेष इसमें होते नहीं हैं। हाँ, कुछ होते हैं, जैसे आसन कोण होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आसन कोण क्या होते हैं। आसन कोण, इनकी अंग्रेजी होती है, कंप्यूटर महोदय इनकी अंग्रेजी भी लिख दें, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट आसन्न कोण, इसको हम इस फिगर से समझते हैं। ये जो हमने एंगल्स बनाए हैं, इसमें एंगल AOB तथा एंगल BOC आपस में आसन्न कोण है। आसन्न कोण। तो यदि दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो तथा उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ठीक है, एवं उन दोनों कोणों की अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर ना हो तो वे परस्पर आसन्न कोण होते हैं। कोई दो ऐसे कोण जिनका शीर्ष बिंदु एक ही हो, जिनमें एक भुजा कॉमन हो, शीर्ष बिंदु एक ही हो, जिनमें एक भुजा कॉमन हो तथा शेष जो दोनों भुजाएं हों अलग अलग कोणों की, वह इस जो कॉमन वाली भुजा है केवल इसके एक ही तरफ ना हो, इसके दोनों तरफ हो, तो हम इसको कहते हैं कि ये दोनों आपस में आसन्न कोण है। जैसे कि इसमें बना एक AOB यानी A वाला एंगल और एक बना BOC यानी ये वाला एंगल, और ये दोनों आपस में क्या होंगे? आसन्न कोण होंगे। आगे देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख को अंग्रेजी में हम बोलते हैं वर्टिकली एंगल। वर्टिकली एंगल्स शीर्षाभिमुख कोण।
जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हूं कुछ इस तरह से, जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हूं, जैसे कोई एक दो रेखाएं हैं, एक रेखा है ए बी और एक रेखा है सी डी, और ये दोनों काटती हैं किसी बिंदु ओ पर। अब यहाँ पे जो एंगल AOC बन रहा है, एंगल AOC यह शीर्षाभिमुख होगा, यानी कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो एक्चुअली बराबर भी होते हैं। शीर्षाभिमुख होगा एंगल BOD के, और एंगल BOC शीर्षाभिमुख होगा एंगल AOD के, यानी ये वाला एंगल इसका शीर्षाभिमुख है और ये वाला एंगल इस कोण का शीर्षाभिमुख है। समझिए, इसको हम थोड़ा इरेज करके कलर चेंज कर दें तो थोड़ा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ये वाला एंगल इस एंगल का शीर्षाभिमुख कोण है और ये वाला एंगल इसका शीर्षाभिमुख कोण है, और ये सब आपस में बराबर होते हैं, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी AOC बराबर होगा एंगल BOD के और एंगल BOC बराबर होगा एंगल AOD के। ये और ये दोनों ये आपस में क्या है, ये आपस में है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, वर्टिकली एंगल। वर्टिकली एंगल शीर्षाभिमुख कोण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि लंब किरण क्या होती है और समानांतर रेखाएं क्या होती हैं और रैखिक युग्म क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम कुछ विशेष उपबंधों, विशेष नियमों को देखेंगे रेखा से संबंधित। सबसे पहला देखते हैं लंब किरण। लंब किरण यानी परपेंडिकुलर रेज। परपेंडिकुलर रेज, लंब किरण। लंब किरण वह किरणें होती हैं जो एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर बनाती हैं, यानी कि जब दो किरण एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाती है तो उसे हम लंब किरण कहते हैं। जैसे कोई एक किरण है A और इस पर एक कोई दूसरी किरण हो जो इस पे 90 अंश का कोण बनाती हो, तो हम इसको बोलते हैं लंब किरण, परपेंडिकुलर रेज। समानांतर रेखा क्या होती है देख लेते हैं। समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ओके, समानांतर रेखा, पैरेलल लाइंस। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करें, यानी कि एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये दोनों कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, यानी काटे ना, एक दूसरे के रास्ते में कभी ना आए, तो हम इनको बोलते हैं कि जो AB है ये पैरेलल है CD के, यानी ये दोनों आपस में समानांतर हैं। समानांतर कब होंगी? जब ये दोनों एक दूसरे के रास्ते में कभी ना आए। जैसे एक रेखा मान लो ये है और एक रेखा मान लो A है। अब इस रेखा अनंत लंबाई की होती है। ये रेखा अगर आएगी इधर तो यहाँ पे क्रॉस करेगी, यानी कि यह पैरेलल लाइन नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट पैरेलल।
तो ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे के रास्ते में कभी ना आए उनको हम पैरेलल लाइंस, समांतर रेखा कहते हैं। आगे एक पॉइंट और बचता है, उसको देखते हैं, रैखिक युग्म, और इसके बाद में हम कुछ विशेष नियमों को देखेंगे। रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होते हैं? यदि दो कोण इस प्रकार हों कि उनका शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ है, तो एक भुजा उभयनिष्ठ है। इसको कुछ इस प्रकार से समझिए कि कोई एक तो यदि दो कोण इस प्रकार हों कि उनका शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ है, एक भुजा उभयनिष्ठ है और बाकी भुजाएं विपरीत किरणें हैं, तो उन कोणों को रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है। जब कोई दो कोण ऐसे हों कि उनका शीर्ष बिंदु कॉमन हो, उनकी एक भुजा कॉमन हो, और जो दूसरे वो जो कॉमन वाली भुजा है उसके अलावा जो दोनों किरणें हैं वह एक दूसरे के विपरीत हों, तो इन्हें रैखिक युग्म कहते हैं। और हमेशा इस तरह से जो कोण बनते हैं उनका जो योग होता है वह 180 अंश के बराबर हो जाता है। यहाँ पे अगर इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखें तो एंगल बी BOC और एंगल AOC को जब जोड़ेंगे तो इसका मान बराबर होगा 180 अंश के। तो जो रैखिक युग्म होते हैं उनका योग हमेशा 180 अंश के बराबर होता है। और रैखिक युग्म होते क्या हैं? ऐसे दो कोण जिनका एक शीर्ष एक भुजा कॉमन हो, उनका जो शीर्ष बिंदु हो वो कॉमन हो, और जो दोनों शीर्ष भुजाएं हों वह विपरीत, आपस में विपरीत किरण हो, तो इन दोनों एंगल्स को हम बोलते हैं रैखिक युग्म। ये कुछ इस तरह से इसका फिगर बनेगा। आइए एक विशेष नियम देखते हैं। जब भी हम चतुर्भुज के प्रश्न सॉल्व करेंगे या त्रिभुज पढ़ेंगे तो इनका प्रयोग मिलता है। देखते हैं कि अगर कोई दो रेखा समानांतर हो और इन समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही हो, इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक कोई तिर्यक रेखा काट रही हो। मान लीजिए कि जो समानांतर रेखाएं हैं वह हैं C और D और दूसरी है AB। AB और CD कोई दो समानांतर रेखाएं हैं और उन्हें एक तिर्यक रेखा P और Q काटती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं CD समानांतर है AB के। तो इसमें जो एंगल्स का आपस में संबंध होता है, जो कोणों का आपस में संबंध होता है, उसको हम समझेंगे। हमने पढ़ा था एक टर्म एकांतर कोण। तो इसमें जो ये वाला कोण बनता है और ये वाला कोण बनता है, ये एकांतर कोण होते हैं। अगर हम इसका नामकरण करें 1 और इसका नामकरण करें 2, तो 1 और 2 ये एकांतर कोण होते हैं और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक, ऐसे ही अगर हम इसका नामकरण 3 करें और इस एंगल का नामकरण 4 करें तो एंगल 3 और 4 भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। ठीक, अब अगर हम इस एंगल का नामकरण 5 करें, इस एंगल का नामकरण 6 करें, इस एंगल का नामकरण 7 कर दें, इस एंगल का नामकरण 8 कर दें। यहाँ पे समझने वाली बात है, ये दोनों
क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण, ठीक। एंगल 4 बराबर होगा एंगल 5 के, और एंगल 1 बराबर होगा एंगल 6 के, एंगल 7 बराबर होगा एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर होगा कोण 8 के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। अब यहाँ पे एक विशेष महत्वपूर्ण निकलता है संबंध, जो एंगल 4 और एंगल 2 है। एंगल 4 और एंगल 2 ये अंतःकोण बोलते हैं, और इनका योग संपूरक होता है। एंगल 4 और एंगल 2 जब हम इनको जोड़ते हैं तो इनका योग 180 अंश होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आप ये एंगल 2 और एंगल 4 इनको बोलते हैं अंतःकोण। इसका प्रयोग जब मिलता है जब हम कहेंगे कोई एक समानांतर चतुर्भुज है, ये कोई ABCD समानांतर चतुर्भुज है, और हम कहेंगे कि इसका मान x अंश है, तो इस एंगल का मान क्या होगा। तो अब देखिए हम यहाँ से पढ़ लिए कि जब कोई दो समानांतर रेखाएं हों तो उनके अंतःकोणों का मान 180 अंश होता है। तो हम यहाँ समझ जाएंगे कि x अंश और इस एंगल का मान 180 अंश होता है, यानी कि जो एंगल पूछा जा रहा है उसका मान 180 - x होगा। तो इसी तरह इससे इन सारी चीज़ों का प्रयोग हम आगे देखने को मिलेगा। तो आज के लेक्चर में, आज के लेसन में हम बस इतनी ही। सो थैंक यू गाइस। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जब भी